नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे लघु स्तंभ लेख के बारे में। पिछले वीडियो में हमने वृद्ध स्तंभ लेख के बारे में पढ़ा। जो वृद्ध स्तंभ लेख है वो 6 स्थानों से मिले हैं और लघु स्तंभ लेख 5 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अभिलेख इसे कहते हैं। प्रत्येक वीडियो में आपको बताया गया है इनके लिए एक ही कंडीशन होती है कि इनकी जो सतह है वो कठोर होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख ही अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेख जो वृद्ध है वो बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर उत्कीर्ण थे और लघु स्तंभ लेख इनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये छोटे पत्थरों के ऊपर उत्कीर्ण थे। साथ ही इनकी एक विशेषता ये है कि जो वृद्ध स्तंभ लेख है उनके ऊपर जो लेख है उनकी संख्या 7 थी और जो लघु स्तंभ लेख है वो उनकी संख्या निश्चित नहीं है। कहीं पर दो स्तंभ लेख मिले हैं तो कहीं पर 3 स्तंभ लेख मिले हैं। आकार में भी छोटे हैं, इस कारण से इन्हें लघु स्तंभ लेख कहते हैं। अशोक की राज की आज्ञाएं उत्कीर्ण है इन स्तंभ लेखों के ऊपर और साथ ही 5 स्थानों से ये हमें प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से वो 5 स्थान? सांची जो मध्य प्रदेश में है, सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में है और कौशाम्बी ये भी उत्तर प्रदेश में है। इन तीनों में एक बात निकल कर के आती है कि इनके ऊपर संघ भेद रोकने की बात कही गई है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ऐसे कौन से लघु स्तंभ लेख है जिनके ऊपर संघ भेद रोकने की बात कही गई है, तो वो है सांची, सारनाथ और कौशाम्बी। कौशाम्बी के बारे में ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि ऐसा स्तंभ लेख कौन सा है या ऐसा अभिलेख कौन सा है जिसमें अशोक की एकमात्र जो रानी है कारुवाकी उसका उल्लेख है, या कौन सी रानी है जिसका अभिलेखों में वर्णन मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा जो पत्नी है इनकी कारुवाकी, और ये जो जानकारी मिलती है कौशाम्बी स्तंभ लेख से हमें मिलती है। अन्य जो रानियां हैं जिनके बारे में आपको एक वीडियो में बताया गया है उनका जो विवरण है हमें बौद्ध ग्रंथ महावंश और दिव्यावदान में मिलता है। अन्य रानियां कौन कौन सी है? असिंध मित्रा है, तीसा राखा है या तिस्य रक्षिता, पद्मावती है और देवी है। तो ये अशोक की अन्य रानियां हैं। उनमें से एकमात्र जो रानी कारुवाकी है इसका उल्लेख ही अभिलेखों में मिलता है। तो अभिलेखों में रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। चौथा जो स्तंभ लेख है रुमिनदेई जो नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि एकमात्र अभिलेख जो मौर्यकालीन कर व्यवस्था की जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? कर व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है, यानी अर्थ से संबंधित जो अभिलेख है। रुमिनदेई जो अभिलेख है वो अर्थ से संबंधित है और यहाँ पर भूमिकर को घटाकर 1/4 से 1/8 करने का उल्लेख इस रुमिनदेई अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। तो ये अशोक की उदार नीति का परिणाम था कि उसने जो कर की जो राशि थी उसको 1/4 से घटाकर 1/8 किया था। और इस अभिलेख में अशोक की लुम्बिनी ग्राम की जो यात्रा है उसका उल्लेख मिलता है। साथ ही इस यात्रा में उन्होंने लुम्बिनी ग्राम को धार्मिक कर से मुक्त किया था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से याद रखना। आगे है जो 5वां जो अभिलेख है निगलिवा सागर जो अभिलेख जो स्तंभ लेख है वो भी नेपाल के तराई क्षेत्र से हमें मिला है। इस अभिलेख में राज्याभिषेक के 14वें वर्ष कनक मुनि के स्तूप का जीर्णोद्धार अशोक के द्वारा करवाया गया। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में, और जो मुनि है कनक मुनि इनके स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया था। साथ ही राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक ने खुद यात्रा की
और लेख लिखवाए। जो नेपाल के तराई क्षेत्र में है रुमिनदेई, यहाँ की खुद अशोक ने यात्रा की थी अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में और यहाँ पर अपने लेख लिखवाए थे। साथ ही जो ईरानी स्तंभ है और जो मौर्यकालीन जो स्तंभ है उनमें मुख्य अंतर क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर सर जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन नामक जो विद्वान है उन्होंने अशोक के स्तंभों को ईरानी स्तंभों की अनुकृति माना है, क्योंकि सबसे पहले जो ईरानी स्तंभ सामने आए थे। इस कारण से इन दोनों विद्वानों ने, पर्सी ब्राउन और मार्शल ने, अशोक के जो अभिलेख है, जो स्तंभ लेख है, उनको ईरानी स्तंभों की अनुकृति माना है। लेकिन जो भारतीय विद्वान है उनका कहना है, उन्होंने इस बात का विरोध किया है, खंडन किया है और कहा है कि जो भारतीय और ईरानी जो स्तंभ है उनके अंदर कई प्रकार के अंतर है। इस आधार पर आप नहीं कह सकते कि जो अशोक ने जो स्तंभ लेख लगाने की प्रेरणा है वो ईरानी स्तंभों को देख करके लगाई है। सर जॉन मार्शल के अनुसार अशोक को स्तंभ लेख लगाने की प्रेरणा ईरानी शासक डोरियस प्रथम या दारा प्रथम से मिली है। ये कहा गया है मार्शल के द्वारा कि जो डोरियस प्रथम है जो ईरानी शासक है, या जो दारा प्रथम जो नाम मिलता है उसके द्वारा अशोक को प्रेरणा मिली थी। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि जो ईरानी जो स्तंभ लेख है और भारतीय स्तंभ लेख है उनकी क्या विशेषता है। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये भारतीय स्तंभ लेख है या अशोक के द्वारा जो लगाया गया स्तंभ लेख है, और जो ये जो स्तंभ लेख है इस आकृति के ईरानी स्तंभ लेख मिले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही इनकी बहुत सारी जो विशेषताएं हैं वो भी निकल कर के सामने आती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मौर्यकालीन जो स्तंभ लेख है वो एक सपाट आकृति आपको दिखाई दे रही है जमीन के ऊपर है। साथ ही इनके ऊपर यहाँ पर ये देख सकते हो ये जो है कमल है, कमल की आकृति है और वो भी है उल्टा कमल, या इसको कह सकते हैं अवांगमुखी कमल। और इसके ऊपर पशु आकृति का चित्रण है। ये जो फलक है ये यष्टि है और साथ ही इस सारे पत्थर है वो एकास्मक है, यानी एक ही पत्थर का प्रयोग किया गया है, चिकना है और जो पॉलिश है वो की गई है इसके ऊपर। और ये जो पत्थर है वो चुनार जो नामक स्थान है मिर्ज़ापुर में, चुनार नामक स्थान मिर्ज़ापुर में यूपी में, वहाँ से मंगवाए जाते थे। साथ ही इधर आप देख सकते हो जो ईरानी जो स्तंभ लेख है उनके ऊपर ये जो चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर सहारा दे करके इनको खड़ा किया गया है। साथ ही नालियों के रूप में है, एक पत्थर का इसमें प्रयोग नहीं है, नालियों के रूप में है, या टुकड़े जो पत्थर के टुकड़े हैं उनको जोड़ करके इनकी रचना की गई है। साथ ही जो फलक है इसके ऊपर यहाँ पर जो भारतीय हैं उसके अंदर तो पशु आकृति है, परंतु जो ईरानी है उनके अंदर मानव की आकृति है। तो ये महत्वपूर्ण जो अंतर है वो आप देख सकते हो। साथ ही जो भारतीय या जो मौर्यकालीन जो स्तंभ है वो खुले आसमान के नीचे हैं, और जो ईरानी जो स्तंभ लेख है वो किसी भवन के अंदर या किसी राजप्रसाद के अंदर मिले हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं आप देख सकते हो। अशोक के जो स्तंभ है वो एकास्मक है, अर्थात एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए हैं, जबकि ईरानी स्तंभों को टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है, ऊपर आपको बताया भी गया है, जो चित्र के माध्यम से आप आसानी से समझ भी सकते हो। अशोक के स्तंभ भूमि पर बिना चौकी
या मेदी या आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं, परंतु जो ईरानी जो स्तंभ है उनको चौकी पर टिकाया गया है, चौकी बना करके आपको दिखाया गया है। तीसरी विशेषता है कि जो अशोक के जो स्तंभ है वो खुले आकाश के नीचे स्थापित किए गए हैं, जबकि ईरानी जो स्तंभ लेख है वो विशाल भवनों में लगाए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण इनकी विशेषताएं हैं, जिस आधार पर कह सकते हैं कि जो अशोक ने है स्तंभ लेख लगाने की प्रेरणा ईरानी जो स्तंभ लेखों से प्राप्त नहीं की है। अशोक के स्तंभ सपाट है, पॉलिशदार है, एकास्मक पत्थर के हैं, जबकि ईरानी जो स्तंभ है वो गडारीदार या नालीदार है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है। अशोक के स्तंभ के ऊपर जो फलक है उसके ऊपर पशु अंकित है, जबकि जो ईरानी स्तंभ है उनके ऊपर मानव आकृतियाँ है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यह अंतर देख सकते हो। अशोक के स्तंभ ऊपर अवांगमुखी यानी उल्टा या अधोमुखी कमल है, जबकि ईरानी स्तंभ लेखों पर कमल की जो आकृति है वो बनी हुई नहीं है। अशोक के स्तंभ नीचे से चौड़े हैं तथा ईरानी जो स्तंभ है वो एक समान आकार के हैं। कहने का अर्थ है कि जो अशोक के स्तंभ है वो नीचे से चौड़े हैं, इस प्रकार से हैं, और ऊपर जाकर के इस प्रकार की आकृति बन जाती है, जबकि जो ईरानी जो स्तंभ है वो एक समान आकार के हैं इस प्रकार से। साथ ही नीचे जो चबूतरा है या जो मेदी है उसके ऊपर टिकाए गए हैं। यहाँ पर इसके अंदर पशु आकृति है और यहाँ पर मानव आकृति है। यहाँ पर ये नालियाँ या अन्य पत्थरों को जोड़ करके इनका निर्माण किया गया है, जबकि ये एकास्मक या एक ही पत्थर से निर्मित है। तो ये थे ईरानी और जो भारतीय या मौर्यकालीन जो स्तंभ लेख है उनके अंदर महत्वपूर्ण अंतर। इस वीडियो में जो तथ्य लिए गए हैं वो प्रमाणित पुस्तकों से लिए गए हैं। बताई गई जानकारी फैक्ट के ऊपर आधारित है। बार बार इस चैनल से और भी जो मौर्यकालीन जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हो।